और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मुंबई के आरे में हजारों दरख्तों की कटाई के मामले में समाजी तंजीमें लगातार एहतजाज कर रही हैं। वहीं तलबा का एक वफ्द दिल्ली में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करेगा और पेड़ों की कटाई रोकने का मुतालबा करेगा। दरख्तों की कटाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद तलबा का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करने वाला है। दरख्तों की कटाई की मुखालिफत करने पर दर्जनों कारकुनों को हिरासत में लिया गया है और आरे कॉलोनी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ रास्तौर से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन गौड़, स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन सीजीआई से मिलने वाला है, क्या कुछ खबर है? कितनी देर में यह मुलाकात हो सकती है या मुलाकात हो गई है और क्या कुछ चर्चा हो सकती है इस मुलाकात में? देखिए, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आरे कॉलोनी को लेकर आज सीजीआई से मुलाकात करेंगे। तकरीबन 3 बजे का ये वक्त रखा गया है, जो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके घर पर ये मुलाकात होगी। और वो स्टूडेंट्स की यही मांग है कि जिस तरह से तमाम वहाँ से जो पेड़ हैं, हरे बड़े पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, उनको काटा जा रहा है, तो सरकार इस कटान को रोके, क्योंकि तमाम पहले से ही हिंदुस्तान के अंदर पोल्यूशन की बहुत बड़ी बात है। पेड़ों का जो संख्या है वो लगातार गिरती जा रही है। उसको चलते मुंबई जैसे महानगर में अगर इतना बड़े पेड़ अगर काटे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां भी पोल्यूशन को लेकर समस्या बढ़ेगी और जो एक ऑक्सीजन लेवल जो चाहिए होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो तमाम जो एक्टिविस्ट हैं वो सब पेड़ों के कटान की बात को लेकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ की जो प्रशासन है उसने पेड़ों की कटाई शुरू की, उसके बाद तमाम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया। उसी के चलते आज यहाँ जो स्टूडेंट्स के कुछ लोग हैं वो यहाँ मुलाकात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तकरीबन 3 बजे का वक्त रखा गया है और इसमें उनकी यही मांग होगी कि जिस तरह से आरे में मेट्रो शेड को लेकर वहाँ कटाई की जा रही है पेड़ों की, उसको रोका जाए और उसको जो मेट्रो शेड को कहीं जो और जगह उसको शिफ्ट किया जाए। फिलहाल में पेड़ों की कटाई को वहाँ से रोक दिया जाए। बिल्कुल पवन गौड़, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट एक तरह से उसने सुनवाई से इनकार कर दिया है, उसके बाद दिल्ली के कुछ स्टूडेंट सीजीआई से मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ इस मुलाकात से निकलेगा? क्या कुछ उम्मीद बाकी रहती है इस मुलाकात से? देखिए, क्योंकि अब तक बहुत 2700 से ज़्यादा पेड़ अब तक काटे जा चुके हैं, लगातार प्रशासन वहाँ कटान कर रहा है और तकरीबन आज रात तक ऐसी खबरें हैं कि आज रात तक पूरा जो पेड़ हैं वो लगभग काट लिए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बड़ी राहत की उम्मीद मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि वो स्टूडेंट सीजीआई से मुलाकात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, फिर सीजीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मामले को लेकर कैसे आगे जाते हैं। लेकिन फिलहाल राहत की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो दिल्ली के कुछ तलबा आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करेंगे इस पूरे इशू को लेकर। बहुत हसास मामला है क्योंकि मुंबई में लगातार कुछ तंजीमें पेड़ कटाई के खिलाफ, दरख्तों की कटाई के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। जिस इलाके में कटाई हो रही है, आरे की कॉलोनी में, एक तरह से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर फैसला लेते हैं? हालांकि देर बहुत हो चुकी है, तकरीबन 2700 दरख्त पहले ही काटे जा चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ इस मुलाकात से नतीजा निकलता है वो देखना भी बहुत अहम होगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां दफा 370 की मनसूखी के बाद आज पहली बार किसी सियासी पार्टी का वफ्द श्रीनगर पहुंचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफ्द कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेगा। जम्मू में एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा की क़यादत में यह वफ्द श्रीनगर पहुंचा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस वफ्द को श्रीनगर आने की इजाजत दी थी। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दफा 370 की मनसूखी के एक दिन पहले से ही हिरासत में ले लिए गए थे। वहीं कई दीगर सियासी लीडरान अभी भी नजरबंद हैं। पहले हमें इंतजार करवाया गया 15 दिन। हमने 15 दिन से ज्यादा पहले इनसे गुजारिश की थी हमें मिलने दिया चाहिए। और जो डॉक्टर साहब हैं, उमर साहब है, इनका जो इंसाफ तक जो एक्सेस टू जस्टिस है वो पामाल किया गया। 15 दिन तक हम इनसे मिल नहीं पाए ताकि इनसे इंस्ट्रक्शन ले सके, वो तो एक बात है।
तो दूसरी बात है, आज बात होगी उनसे, क्या उनकी एक तो उनके जो नज़रबंदी है उसके हवाले से बात होगी, क्या कार्रवाई की हो बाकी जो भी बात वहाँ मुमकिन होगी। जहाँ तक आज के में इनको इजाज़त मिली है, जम्मू के हमारे साथियों को इजाज़त मिली है, ये अच्छी बात है कि उनको इजाज़त दी गई है और वो मिलने जा रहे हैं। और इसमें अगर हम ये कहेंगे कि ये लोग इनकी अच्छी बात है तो हम इसको ठीक ही मानते हैं, ये गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर पर जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि भगवान राम हर शख्स की सांसों में बसते हैं, भक्ति ही हमारी शक्ति है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा। लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर ट्रेन पटरी से उतर गई। यह वाकया मुरादाबाद के करीब पेश आया। राहत की बात यह है कि किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। जी, आप ट्रेन में जा रहे थे? क्या हुआ यहाँ पे, क्यों उतर रहा है, कैसे? एकदम आवाज आने लगी, ट्रेन हिलने लगी, ट्रेन पूरी की पूरी हिलने लगी बहुत तेज। फिर अचानक से हम लोगों ने चढ़ के ब्रेक लगाया, इमरजेंसी ब्रेक पुश फुल किया और तब जाकर ट्रेन रुकी। जी सर, कहाँ जा रहे थे आप यहाँ से ट्रेन से? तो दिल्ली जा रहे थे। हाँ, और एकदम ही ट्रेन बहुत बुरी तरह हिलने लगी और इमरजेंसी ब्रेक लगाए जब रुकी है, वरना तो अभी हादसा हो जाता। तो पूरे ड्रेल हो चुके थे। बहुत बड़ी हादसा होना। जी जी, बहुत हादसा होना था। पूरा निकाल से अच्छा बच गया हम लोग। तो कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये लखनऊ टू आनंद विहार। तो एकदम उतर गई है? हाँ, पूरा उतर गई। कितनी जगह उतरी है? ये मुरादाबाद। एकदम अचानक से जर्क लगने लगे गाड़ियों में, तो देखा बाहर के लोग भी वहाँ यहाँ इशारा कर रहे थे कि जैसे पहिया वगैरह गाड़ी से उतर गया हो। फिर चूंकि स्टेशन नज़दीक था, स्लो थी गाड़ी, तो हम लोग भी देखा गाड़ी रुक गई है। नीचे आके देखा तो लाइन से उतरे हुए थे पहिए। बहुत बड़ी कितनी जगह उतर गए पहिए लाइन से? हमें तो यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। चार कंपार्टमेंट में, चार कंपार्टमेंट में है। तो बाहर से जो बाउंड्री वाल के ऊपर जो पब्लिक खड़ी हुई थी वो शोर मचा रही थी, उसने देखा है। ट्रेन वाले ड्राइवर को तो कुछ पता ही नहीं था। मजदूर भी तो भागने लगे थे। हाँ, लेबर जो काम कर रही थी वो भागने लगी। ये काम चल रहा था, इस ट्रैक के ऊपर इनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए जब बराबर में ट्रैक फ्री पड़ा हुआ है। ट्रैक पे काम चल रहा था, उसी पे ट्रेन उसी के ऊपर ट्रेन चल रही है। मजदूर भी मतलब भागने लगे कि ये क्या हो रहा है। जब मजदूर भागे तो हम लोग परेशान हो गए कि ये लोग भाग क्यों रहे। खबर रांची से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और खाकी का खौफ नजर नहीं आता है। रांची के में बदमाशों ने साबिर नाम के शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया। नामालूम हमलावर साबिर पर कई राउंड गोलियां चलाईं, जिससे साबिर की मौत हो गई। साबिर कोयला लिफ्टर के पेशे से जुड़े हुए थे। कत्ल के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अब बात पटना के हालात की करते हैं। पटना में सैलाब का पानी तो कम हो रहा है, लेकिन बयानों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इत्तेहादी पार्टियां जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब के पानी में बह जाएगी दोस्ती, क्या बयानों से टूट जाएगा एनडीए? इस अध्यक्ष से पूछिए, जिस दिन पार्टी मुझे कह देगी मैं क्षण नहीं लगाऊंगा इस्तीफा करने में। बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार, मैं सच बोलता रहूंगा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। जेडीयू लीडरों ने भी खोला मोर्चा। एक शब्द है अंग्रेजी में डिरेल, वो गिरिराज सिंह पर फिट बैठता है। जी, बारिश हुई, पटना पानी पानी हुआ, सैलाब जैसे हालात पैदा हुए और जेडीयू बीजेपी की दोस्ती में दरार पैदा हो गई। दोनों जमातों के लीडर एक दूसरे पर हमले करने लगे। ऐसा लगा जैसे पानी के साथ साथ बयानों का सैलाब आ गया हो। शुरुआत गिरिराज सिंह ने की और फिर बीजेपी की तरफ से नीतीश पर निशाने लगाए जाने लगे।
जवाब में जेडीयू लीडरों ने भी बीजेपी के वजीरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जांच हो, कार्रवाई हो, जिम्मेवारी फिक्स हो। एक और आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि अपने अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करें, दायित्व का निर्वहन करें और लॉन्ग प्लान करें। हाईलाइटेड होंगे। एक शब्द है अंग्रेजी में डिरेल, वो गिरिराज सिंह पर फिट बैठता है। पटना के बाढ़ राहत में क्यों नहीं आए? क्या राहत कार्य के लिए उन्होंने काम किया? खाली ट्वीट करने से कोई नेता नहीं हो सकता है। ये लोग नीतीश कुमार के पैर के धूल के बराबर नहीं है और हम लोग ऐसे गिरिराज सिंह को नोटिस नहीं लेते हैं। जरा सी बारिश हुई और इंतजामिया की पोल खुल गई। मालूम हो गया कि तैयारी कैसी थी, सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितने तैयार थे। साथ ही पोल खुल गई उस दोस्ती की जो जेडीयू बीजेपी ने सरकार चलाने के लिए बनाई थी। अब अपोजिशन के लीडर तंज कस रहे हैं। सरकार में दोनों शामिल हैं, बीजेपी और जदयू, एक दूसरे को कहकर जनता को बरगला रहे हैं। सरकार की न जिम्मेदारी है ये तो सच्चाई है कि आपस में इन लोगों का बिकरिंग है। इस बात से कैसे नकारा जा सकता है? कभी नीतीश कुमार जी का भी स्टेटमेंट जिस तरह से आता है गिरिराज जी के खिलाफ, या पूरी पार्टी जो बनी है सुशील मोदी जी को छोड़ के, कोई नीतीश जी को नहीं देखना चाहता है। अब जब दो इत्तेहादी पार्टियां लड़ रही हैं, तो अपोजिशन चुटकी ले रहा है। वैसे बीजेपी जेडीयू लीडर चाहे लाख एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें, पटना को पानी पानी करने के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन नहीं, ये बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है, इसकी तैयारियां भी जारी हैं। आज सुबह गाजियाबाद में वाक़े हिंडन एयरबेस में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फजाइया के जवानों ने करतब दिखाए। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल में इस बार अपाचे चॉपर को भी शामिल किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया। As they come closer, you would see them steeply pulling up and peeling off in opposite directions. Both the aircrafts are painted bright yellows and coordinator Arpit Thaka. कश्मीर में नामुसाइद हालात की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। इन्हीं में से एक दस्तकारी का शोबा भी है जो मौजूदा हालात की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो गया है। लगातार टेलीमवासलात निजाम बंद रहने से इस सनत को भारी खसारा उठाना पड़ा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। दफा 370 और 35A को हटाए हुए 2 महीने गुजर चुके हैं, ताहम वादी में हालात लगातार कशीदा हैं और इसकी वजह से तकरीबन जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। इनमें दस्तकारी का शोबा काबिल जिक्र है। वादी कश्मीर दुनिया भर में हाथ से बनी शालों, पेपर माशी, लकड़ी साजी, कालीन बाफी और भी कई दीगर अशिया के लिए मशहूर है। दुनिया भर से लोग इंटरनेट के जरिए अपने ऑर्डर देते थे। इससे वादी में दस्तकारी सनत अपने उरूज पर थी। ताहम टेली मवासलाती निजाम मुसलसल बंद रहने से इस साल तकरीबन 50% अशिया एक्सपोर्ट होने से रह जाएगी। ताहम मुतालिका शोबे से जुड़े माहिरीन का मानना है कि मौजूदा सीजन में बैरून मुमालिक से इन अशिया के लिए खूब ऑर्डर मौसूल होते थे। टेली मवासलात बंद रहने की वजह से बाहर के खरीदार यहाँ के दस्तकारों से राब्ता ही नहीं कर पा रहे। हमारा हैंडीक्राफ्ट और कारपेट इंडस्ट्री जो है मेन था, हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी। 1,500 से 2,000 करोड़ तक इन्होंने टच किया है। अभी आप देखिए हमारी एक कैलकुलेशन बीइंग एक्सपोर्टर माई सेल्फ, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 50% डाउन होगा इस बार। बायर्स होते हैं उनके साथ राब्ता में रहते हैं ताकि न्यू ईयर और क्रिसमस ईव पे जो भी ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। मगर आज के डेट में जब ना उनके दे आर नॉट इन टच विद एनी बायर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेट चलता नहीं है,
तो इसका मतलब है कि जो हमारे बायर्स बाहर बैठे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि रीजन डिस्टर्ब्ड है, दे फील कि उनका ऑर्डर जो है वो भी सर्व नहीं होगा न्यू ईयर क्रिसमस, तो उन्होंने क्या किया है कि मैक्सिमम ऑर्डर्स उन्होंने दूसरे रीजन्स में डाइवर्ट कर दिए। ऑलमोस्ट 50,000 पीपल आर गेटिंग जॉबलेस इमीडिएटली। एंड देन हैंडीक्राफ्ट में लाखों लोग, आपको टूरिज्म में लाखों लोग जुड़े। दस्तकारी की सनत को हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है और इस सनत के जरिए 50,000 से ज्यादा दस्तकार और ताजिर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इन दस्तकारों की रोजी रोटी का इन्हिसार इसी सनत पर अपने अहले खाना की किफालत के लिए ये सनत इन अफराद के लिए वाहिद जरिया है। KCCI के सदर शेख आशिक अहमद ने खबरदार किया कि अगर बहुत जल्द हालात में सुधार नहीं आया और टेली मवासलात निजाम को बहाल नहीं किया गया तो बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो जॉबलेस हो गए। जो हमारे पास 2 से 2.5 लाख लोग कारपेट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे वो अभी डिसएंगेज हो जाएंगे, यानी कि और बर्डन बढ़ जाएगा। इसका एंगेजमेंट जो थी वो भी अभी डिसएंगेजमेंट हो जाएगी। और देख लीजिए अभी इतने इवेंट्स थे वो भी चले गए। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन किया। जब हम लोगों ने हालांकि हमने पेमेंट भी भेजी थी मगर पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए। हमारे जो मेंबर्स थे वो बेचारे कर ही नहीं पाए, जब कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कांटेक्ट गैप था, नहीं कर पाए। नामसाइद हालात की वजह से न सिर्फ दस्तकारी की सनत मुतासिर हुई बल्कि इसकी वजह से तकरीबन जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। इन हालात की वजह से मुतासिर हुए लोगों को उम्मीद है कि हालात में जल्द ही बेहतरी आएगी और वो भी अपनी रोजी रोटी अमन सुकून से कमा सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और जल्द ही इस मामले में फैसला आने की तवक्को भी की जा रही है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इस तनाज़े को दुर्गा पूजा पंडाल में भी झांकी के तौर पर पेश किया जा रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल को सुप्रीम कोर्ट की शक्ल दी गई है और कमरा अदालत में मुस्लिम फरीक को राक्षस के तौर पर दिखाया गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद शहर को गंगा जमनी तहजीब के अलामत के तौर पर जाना जाता है। खासतौर से यहाँ के त्योहारों को सभी फिरके के अफराद मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा के दौरान माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का तनाजा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के जरिए इस मुतनाज़ा मामले की झांकी पेश की गई है। पंडाल में सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत दिखाया गया है। इसमें बाबरी मस्जिद के फरीक को बदी की अलामत यानी राक्षस के तौर पर पेश किया गया है। इस बार जो हमारी दुर्गा पूजा की थीम है वो हम लोग चाहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारी राम मंदिर का मुद्दा विचाराधीन चल रहा है, उससे बड़ी अदालत हमने माँ की बनाई है ताकि हमारे राम मंदिर का मुद्दा जो है वो जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले उसका। और देवी इसमें हम विशेष पूजा भी करवा रहे हैं, विशेष अर्जी लगा रहे हैं माँ से कि हमारे राम मंदिर का मुद्दा जितनी जल्द से जल्द हो सके उसका निर्माण करवाया जाए और हिंदुओं को आस्था का सम्मान किया जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि इस मखसूस पंडाल का इफ्तिताह इलाहाबाद के SP सिटी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया है। बाबरी मस्जिद का मामला चूंकि अभी अदालत में ज़ेर समाअत है, लिहाजा इस मुतनाज़ा मामले को झांकी के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। दुर्गा पूजा पंडाल के मुंतजमीन का कहना है कि वो इस झांकी के जरिए PM मोदी को एक पैगाम देना चाहते हैं। हमारा प्रयास एक शांति के रूप में, शांति स्वरूप एक रूप शांति स्तूप का जो एक शांति का प्रतीक है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये भी है कि आप शांति को कायम रखिए और शांति के स्वरूप के रूप में उनको एक प्रयागराज से हमारी तरफ से एक संदेश। दुर्गा पूजा पंडाल में इस तरह की झांकी पेश करने वालों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में आएगा। ऐसे में दुर्गा पूजा के मौके पर इस तरह के पंडाल सजाकर वो अपने मजहबी जज्बात का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। दफा 370 हटाने की वजह से जम्मू कश्मीर में सयाहत का शुबा काफी मुतासिर हुआ है, लेकिन इन हालात में भी एडवेंचर बाइकर्स कश्मीर के रास्ते लेह जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कुदरत ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। जहां एक तरफ ये खिता सयाहत के एतबार से काफी जरखेज है, वहीं एडवेंचर टूरिज्म के भी काफी मौके मौजूद हैं। चंद बरसों से लेह में बाइकिंग का रुझान बढ़ गया है। मुल्क की कई रियासतों से लोग बाइक्स पर पहाड़ों और वादियों को सर करते हुए लेह जाते हैं। ये लोग
कश्मीर से होते हुए ये सफर तय करते हैं। पूरा से वरीला होते हुए, ये कारू से होते हुए, ये तो बाइक पे चलना तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सिंगल राइड करने में बहुत खुश आता है। I asked old friends any issue for Kashmir. Already before 1 month, someone coming this way in Kashmir, where to go Ladakh. Someone coming Manali to come Ladakh. So better everyone telling go to this way, easy to exit. हम लोग अभी जा रहे हैं द्रास। फाइनल डेस्टिनेशन पहले जंस्कार जाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे, फिर उसके आगे देखते हैं कहाँ जाना है। प्रोग्राम ऐसे बना जी, कई साल हो गए साथ कर जाते हुए, हर साल निकलते हैं साथ, इस बहाने मिलते रहते हैं दोस्त आपस में। लेह में ये बाइकर पेंगोंग, नोब्रा के अलावा बटालिक दहानू जैसे मकामात को जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि वो कश्मीर में जारी नामसाइद हालात से वाकिफ थे, मगर इसके बावजूद इन्होंने इस सफर पर आने का फैसला किया। वो कहते हैं कि इन्हें सफर के दौरान कश्मीर में भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। हमें पता था सिचुएशन यहाँ पे इतनी ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी हम आए हैं। लोग तो अच्छे हैं यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं, नॉर्मल था, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। Nothing. Yesterday night around 10:30 I reached here. So nothing happened. Only somewhere stopping the military gates. They're asking where are you from? Why you come here? I say like this. I'm traveler. I'm from to Kerala. I'm going to Ladakh. Okay. Happy journey say only. इन बाइकर्स का कहना है कि ये सफर इनके लिए यादगार रहता है। ये बाइकर्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुनफरिद माहौल और आबो हवा के साथ साथ यहाँ की तहजीब तमद्दुन के भी मदह हैं। कश्मीर में पिछले 2 महीने से चल रहे हालातों की वजह से भले ही सियाहत शोबे को दचका लगा हो, लेकिन उसके बावजूद इन हालात में यहाँ पे कई एडवेंचर लवर्स यहाँ के रास्ते ले जा रहे हैं और बाइकिंग का लुत्फ ले रहे हैं। और इनमें से कई ऐसे बाइकर्स हैं जिनका ये कहना है कि वो घर में बताए बगैर इस एडवेंचर राइड पे निकल आए हैं और वो इस राइड को यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं। फिरोज वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और चलिए अब बात तो विशाखापट्टनम टेस्ट मैच की कर लेते हैं, जिसमें टीम इंडिया की पकड़ मजबूत है, या यूं कहा जाए कि टीम इंडिया जीत के बहुत करीब है। लेकिन यह मंजिल जनूबी अफ्रीका के लिए काफी मुश्किल है। जनूबी अफ्रीका अभी भी 278 रन पीछे है और मैदान में उनके निचले ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो एक तरह से मैदान में हैं। हिंदुस्तानी बेस्ट बॉलिंग यूनिट का सामना जनूबी अफ्रीका को करना पड़ रहा है। आज टेस्ट मैच का आखिरी दिन है और दिन के पहले ही सेशन में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। दिन की शुरुआत होने के कुछ ही देर बाद अश्विन ने द ब्राउन की विकेट हासिल की। इसके बाद मोहम्मद शामी ने जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों पर कहर बरसाया। शामी ने पहले बोउमा को, फिर कप्तान डिप्लेसिस को और फिर डेकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मजे की बात यह है कि शामी ने तीनों को क्लीन बोल्ड किया। फिर मैच में जडेजा ने ऐसा ओवर डाला कि मैच तकरीबन टीम इंडिया की झोली में चला गया। तो वहीं अब इस टेस्ट मैच में जहां रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी के जलवे दिखाए हैं, तो हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने भी कमाल किया है। रोहित ने टेस्ट ओपनर के तौर पर अपने पहले ही टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरियां बनाई। वहीं हिंदुस्तानी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी अपनी फिरकी का भरपूर मुजाहरा किया। अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में एक और नया रिकॉर्ड बनाया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अश्विन ने यह हदफ सिर्फ 66 टेस्ट मैचों में मुकम्मल किया और श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मुथैया मुरलीधरन ने भी 66 मैचों में ही 350 विकेटें हासिल की थी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।